हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आज का दिन शुक्रवार, कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं ऐसे विषयों पर जो बह रहे हैं हमारे आसपास, जिनको लेकर करनी होती है कुछ चिंता, कुछ चिंतन, जिनको लेकर करना होता है कुछ विचार। हम समझना चाहते हैं कि कैसे चल रहा है हमारे जगत का कारोबार। और इन दिनों जब भारत में चुनाव सरगर्मी जोरों पर है, वक्तव्यों को लेकर कभी इन नेता को कभी उन नेता को लगता है कि चढ़ा हुआ है बुखार। माउंटेन और मोल हिल, तिल या ताड़, ये जो मुहावरे भाषा के साथ जुड़े रहे हैं, उनको लेते हुए आज हम बढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे वक्तव्यों की तरफ जिनका प्रकटन हुआ है भारत के दिग्गज नेताओं की तरफ से। कई बार स्थितियां ऐसी विसंगतियों को जन्म दे देती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं इस सारे धुएं के बीच में कहां है संभावना ये देखने की कि सत्य क्या है। तो सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हुए आज हमारे साथ कुछ ऐसे अतिथि जुट रहे हैं जो साहित्य के साथ भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के साथ भी उनका संबंध है। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाह रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व का जो जब भारत में रहे तब उनका राजनीति से भी खासा संबंध रहा और कुछ महत्वपूर्ण पद नेशनल स्टूडेंट यूनियन में कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई युवा संस्था में उन्होंने निभाए हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद कुछ समय उन्होंने हिंदू टेंपल की कम्युनिटी आउटरीच के साथ बिताया। अब विशेष रूप से सक्रिय है साउथ एशियन फॉर एम्पावरमेंट के साथ में। तो मैं स्वागत कर रहा हूं जगजीत सिंह जे जी का। जगजीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो जगजीत जी उधर बैठे हुए हैं और हमें जो दिखाई दिए कैमरे में वो भी अब स्वागत के लिए प्रस्तुत रहे, क्योंकि अब स्वागत है संजीव जी का। संजीव जी भी न केवल इस कार्यक्रम जो साउथ एशियन फॉर एम्पावरमेंट है उसके साथ सक्रिय हैं, आप इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन के साथ भी सक्रिय हैं और उनसे बातें थोड़ी देर बाद। अब मैं स्वागत करूं एक ऐसी कहा जाए युवती का जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो कैंसर से संबंधित जो मरीज हैं उनको देखती हैं, पर उसके साथ साथ जो कोशिकाएं साहित्य से संबंधित मन में हैं उनसे भी आपका जुड़ाव है। डॉक्टर मीना जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत। अशोक सिंह जी काफी सक्रिय रहे हैं, इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन के डायरेक्टर के रूप में इन दिनों आप विशेष सेवाएं दे रहे हैं और एक आयोजन जो 10 मई को होने वाला है उसके बारे में ये दोनों हमें कुछ बताएंगे जो आपको याद रखने लायक होगा। पर बात की शुरुआत जैसे हम कह रहे थे, माउंटेन या मोलहिल, तिल या ताड़, उस तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो उस तरफ जाने से पहले वक्तव्य किस तरह आते हैं उस सारे वातावरण को समझने के लिए मैं जगजीत सिंह जी से थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। जो भारतीय राजनीति आपने देखी है, जो नेता वक्तव्य देते हैं तो वो क्या उनका मुख्य गाइडिंग फैक्टर्स रहते हैं? वो जो बात कहते हैं वो पार्टी के दबाव में कहते हैं, समय के दबाव में कहते हैं। इस बात को लेते हुए आप आज के संदर्भ में जाए तो आपको क्या लगता है जो वक्तव्य आ रहे हैं वो सोचे समझे हैं या वो किसी क्षण में आवेश से कह दिए जा रहे हैं? देखिए, चुनाव के समय दिए गए सारे वक्तव्यों का सिर्फ एक ही सार होता है कि कुछ वोट पॉकेट में आ जाए। वो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कोई नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चुनाव के सारे वक्तव्य अगर आप शायद देखें तो चुनाव के सारे मैनिफेस्टो 1950 के बाद से तकरीबन जितने सारे चुनाव हुए हैं, करीब करीब सारे चुनावों का मैनिफेस्टो मूलतः एक ही है कि गरीबी कम की जाएगी, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाएगा, मूलतः वही है। और सच कहें तो आवेश में ही बहुत सारी बातें कही जाती हैं और हालांकि इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के अलावा तरक्की की तरफ शायद कम ध्यान दिया जा रहा है।
तो तरक्की की तरफ ध्यान देने वाले और तरक्की पसंद सोच के नाम से राजनीतिक पटल पर उभरने वाले एक नेता अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अमेठी में ऐसा कहा कि जो कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को वोट देंगे तो वो खुदा से और राष्ट्र से विद्रोह कर रहे हैं। अब ये जो बात है, ये कैसे कोई कह सकता है? इसके बारे में सोचने समझने के लिए जब आप ये बात सुनते हैं अशोक जी, तो क्या आपको लगता है? भाई पहले तो हम केजरीवाल साहब के बारे में देखते हैं। उन्होंने इसके पहले भी एक वक्तव्य दिया था कि संसद बलात्कारियों और हत्यारों से भरी पड़ी है। तो ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट देना, भले ही मामला सही हो, बात सही हो, लेकिन हम ऐसी बात नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये लोग सम्मानित लोग हैं, संसद के सदस्य हैं। तो उसके जवाब में राम गोपाल वर्मा ने बोला था कि भाई केजरीवाल साहब को पागलखाने भेज दिया जाना चाहिए। तो जिस लिहाज से वो कहना चाह रहे हैं, भाई उनकी स्टैंडिंग अगर आप देखिए, उनको दिल्ली का प्रधानमंत्री का पद मिला और उसको छोड़कर भाग गए वो, और इसके बाद आप कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना, देश के साथ विद्रोह करना है, जबकि आपने कांग्रेस के साथ ही अपनी सरकार का गठन किया था जी। तो ये थोड़े से जो है, जैसा कि हमारे जगजीत साहब ने बोला है कि भाई ये थोड़े से वक्तव्य ऐसे हैं जो कि ये लोग समझते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत ही क्षणिक है। हमने जो आज बात बोली है वो लोगों को याद नहीं रहता है, या जो हमने किया है उसको आप भूल जाइए, मैं जो आज कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होगी अशोक जी कि पहले ऐसा था कि जो कह दिया गया वो कह दिया गया, नई बात कही, पिछली भूल गए। अब क्या है, लोगों के पास रिकॉर्ड करने वाले बहुत सारे यंत्र है, और न केवल वो रिकॉर्ड करते हैं बल्कि वो रिकॉर्ड किसी को भी कभी भी कहीं भी यूट्यूब के थ्रू या अन्य वेबसाइट्स के थ्रू उपलब्ध हो जाता है। तो संजीव जी, एक तरह से क्या आपको लगता है कि पहले से वक्तव्य देने वालों को जो भी सार्वजनिक जीवन में है उन्हें अधिक सतर्क हो जाना चाहिए? और मैं फिर से इनका वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी अमेठी में कहते हैं, अगर एक भी वोट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पड़ा तो आप खुदा और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए अशोक जी, जो बात देश के साथ और खुदा के साथ गद्दारी करने की है, ये नहीं है कि सारे कांग्रेस के नेता और सारे बीजेपी के नेता सारे ही चोर हैं या सारे ही करप्ट हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट अगर हम उनके साथ चलते हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो क्या हम सेंटर में अपनी सरकार बना पाएंगे? तो क्या सेंटर में हमें स्टेबल सरकार मिल पाएगी? हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसी में काम करते हैं और कर भी रहे हैं। पर इससे हमारे देश को क्या मिल रहा है? क्या हम दोबारा चुनाव की तरफ जाएंगे? नहीं। तो हमें देखना चाहिए कि कौन हमारे देश को चलाएगा, चलाने वाला कौन है। तो ये केजरीवाल जी कहते तो हैं, ठीक है, जब इन्होंने सरकार बनाई थी तब लोगों से पूछ के बनाई थी कि हाँ भाई हमें सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, हमें कांग्रेस का समर्थन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब गिराई तब लोगों से नहीं पूछा। क्यों? वैलिड पॉइंट। देयर इज अ रीजन। उनको लगा कि शायद अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए अग्रसर होंगे तो शायद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। देयर इज सम काइंड ऑफ, जैसे जगजीत जी कह रहे हैं कि हर आदमी चुनाव में वोट बटोरना चाहता है। तो ये चुनाव में वोट बटोरने की बात को लेते हुए फिर से इस वक्तव्य पर ठहरते हुए वो कुमार विश्वास के समर्थन में वहां गए अमेठी में। और कुमार विश्वास जो है वो जब अमेरिका आए तो पहले कुछ यात्राएं उनकी एक कवि के रूप में रही, जब तक लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो राजनीति में इतने सक्रिय हो जाएंगे। शायद उन्होंने खुद भी ना सोचा होगा, क्योंकि तब तक आम आदमी पार्टी का संभवतः अस्तित्व था नहीं। तो फिर जब मीना जी की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, अब आप डॉक्टर होने के साथ ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ के उत्तरदायित्व देखते हुए भारतीय राजनीति की तरफ जो थोड़ा बहुत संपर्क वेबसाइट्स या अन्य अखबारों से बनाए रखती हैं, तो क्या आपको लगता है इस तरह के वक्तव्य जब आते हैं तो जो नेता है, जैसे इस केस में हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती होगी या क्या असर उनका रहता होगा? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल ने जो भी बयान दिया, ये समझने की बात है कि कौन उसको कैसे समझ रहा है। अगर आप इस पार्टी के हैं तो उसका मतलब गलत भी निकल सकता है, अगर आप उस पार्टी के हैं तो उसका मतलब गलत भी निकल सकता है। जैसे कि केजरीवाल कहते हैं कि हम आम आदमी हैं। अगर आम आदमी की बात करें, अगर जो भी हमारी कंट्री में कांग्रेस या बीजेपी, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस सही है या गलत है, या बीजेपी गलत है, ये तो एक पार्टी है, राइट? इट इज जस्ट लाइक अ बंच ऑफ पीपल
सम पीपल गोना बी गुड एंड सम पीपल गोना बी बैड वन। तो हमें ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी बिल्कुल गलत है और एक पार्टी बिल्कुल सही है। तो अगर जब केजरीवाल ने बोला है कि आम पार्टी, दैट इज व्हाट ही बिलीव स्ट्रांगली कि मैं आम आदमी हूँ, और उनके हिसाब से अगर उनकी पार्टी सही है तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने लिए वोट नहीं दे रहे तो आप देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। तो अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो उन्होंने सही कहा, पर अगर आप दूसरी साइड पे जाएं तो दिस इज टोटली रॉन्ग। तो जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, ये बात आपने कही है वो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप घर में बैठ के 2 जनों से बात कर रहे हैं, 4 जनों से बात कर रहे हैं, या ऐसी बात कह रहे हैं जो संचार माध्यमों के द्वारा पूरे देश तक जा सकती है। ऐसे में इस तरह का वक्तव्य, और दूसरा उन्होंने सांप्रदायिकता से दूर रहने की बात करते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा कह दिया कि खुदा से द्रोह कर रहे हैं। वो शायद कहीं और एक समुदाय को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति लग सकती है, पर अभिव्यक्ति किसको क्या आपत्तिजनक लग जाती है इसका पता लगाने में आजकल बहुत समय लग जाता है। और जब हम बात कुमार विश्वास की कर रहे हैं तो उस बात को लेते हुए मैं अशोक जी के पास फिर जाना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, जो कवि है और जो राजनीति है, वो दोनों पर कोई संतुलन बनाकर अपनी तरफ से पूरा न्याय कर सकता है अपनी भूमिका का, या कभी मन अलग होता है, राजनीतिज्ञ का उत्तरदायित्व वाला स्वरूप अलग होता है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और बात हमेशा आती है दिल और दिमाग की। तो कविता आप इस तरह से कहिए कि कविता दिल से निकलती है, लेकिन जब दिमाग का संतुलन सामने आता है तो आदमी राजनीति की बात करता है। तो वही जो है कुमार विश्वास जी के साथ हो रहा है। उनकी इंडिविजुअल लेवल पे आप देखिए तो बहुत ही तारीफ के काबिल इंसान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पार्टी होती है, पार्टी का जो एजेंडा होता है, जो पार्टी के तमाम सारे और मोटोज होते हैं, उनके हिसाब से जब आप चलना शुरू करते हैं, वो आम आदमी पार्टी के एक अहम व्यक्ति हैं जो कि उसी हिसाब से जाने भी जाते हैं, और अमेठी में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से अगर मुझे वोट करना होता और पर्सनल बेसिस पे वोट करना होता तो मैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा। लेकिन आम आदमी का जो बहुत ही छोटा शॉर्ट रिकॉर्ड है, जो ब्रीफ हिस्ट्री है, उसको देखते हुए मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई इनको वोट करके मैं अपना वोट रियली यूज़ कर रहा हूँ या मैं ख़राब कर रहा हूँ। तो वो मेरा खुद का सवाल होगा। लेकिन जहाँ तक बात कविता और राजनीति के संदर्भ की है, मेरे ख्याल से सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा सोचते हैं और संवेदनशील हैं। सो इन सब का संतुलन वो साथ में लेकर आते हैं। तो मैं मेरा वोट उनको एटलीस्ट थ्योरेटिकल ग्राउंड पर तो जाता है। तो वोट आपका उनको जाता है, ये बात सुनकर उनको खुशी हुई होगी, और जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको भी खुशी हुई होगी। पर खुशी की बातों को लेते हुए जब हम वहां पहुंचते हैं जहां दूरदर्शन को कहीं ना कहीं इस बात की खुशी हुई कि जब नरेंद्र मोदी का बाजार गर्म है, यूं कहा जाए, सभी माध्यमों को आवश्यकता है कि वो दिखाई दे। अब ऐसा हो गया और उन्होंने 1 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उसमें से कुछ एडिटेड पोर्शंस जो रहे वो भी अपने आप में बड़े विवाद को जन्म देने वाले हो गए हैं। उनमें पहले खबर ऐसी आई कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रियंका उनकी बेटी जैसी हैं, जिसको लेकर अलग अलग तरह के वक्तव्य आए। चिदंबरम जी ने कुछ कहा और प्रियंका ने कुछ कहा। तो जगदीश जी, आपको इस संदर्भ में पता है किस तरह से विश्लेषण हुआ है? हाँ, विश्लेषण हर किसी ने अपने तरीके से सोचा है और समझा है, और कई मामले में तो जैसे ये कहा गया कि दूरदर्शन ने इसको सेंसर किया है। इस पर लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रसार भारती एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका एक तरह से कहे कि संचालन केंद्रीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत नहीं होता है। ये एक ऑटोनोमस संगठन है, और मैं इसको जाति तौर पर इसलिए जानता हूं कि जो मंत्री, काबीना मंत्री हैं मनीष तिवारी, वो हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, और हम लोगों ने साथ ही स्टूडेंट मूवमेंट में और यूथ मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी के पार्टिसिपेट किया है। तो मैं जानता हूं उनके माध्यम से भी कि पहले से भी उनको बहुत ऐसी बातें थी कि सरकार साहब जो अभी प्रसार भारती के चीफ हैं, तो उनका हमेशा कहना था कि ये बिल्कुल मतलब टोटल ऑटोनोमस बॉडी है और हमारा कोई उस पर प्रभाव
एक नहीं है। दूसरे एक चीज और मैं थोड़ा सा पीछे अशोक जी जाना चाहता हूं। बयानों की बात जब हो रही थी और आप का कहना था कि बयान अरविंद केजरीवाल के बयान के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल जी के बयानों को अगर सीरियसली लिया जाए, मैंने सीरियसली उनके बयानों को लेना छोड़ दिया। मैंने उन्हें अच्छा आदमी समझा था जरूर, लेकिन सीरियसली लेना उनको छोड़ दिया जब उनका एक बयान आया कि मैंने इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ी वरना मैं करोड़ों कमा सकता था जी। ये उनका एक बयान था। उनकी पत्नी उसी पद पर काबिज हैं जी, तो क्या वो कमा रही हैं? और अगर उन्हीं के कैसे कमा रहे हैं? अगर उन्हीं के मापदंड से देखा जाए कि अगर मैं रहता तो कमाता, तो पत्नी तो हैं, उन्होंने उनको नौकरी नहीं छोड़वाई है, तो क्या कमा रही हैं? तो खैर, तो ये आपका जो खैर है, इसको पकड़ते हुए मैं अब एक ब्रेक की तरफ जाने से पहले 4 पंक्तियां लफ्जों के प्रयोग के बारे में कह देना चाहता हूं कि हर एक लफ्ज को रखना संभल कर, कहीं कुछ टूट ना जाए फिसल कर, और बात में जादू अगर जगाना हो देखना चुप्पियों के साथ चलकर। तो चुप होकर सोच समझकर बात कही जाए तो उसका कुछ वजन, उसका कुछ असर हो सकता है, ऐसी संभावना है। और बहुत सी बातें हैं जो इन दिनों आ रही हैं जिनके बारे में ये देखना आवश्यक है कि उनका वजन या उनका असर पड़ रहा है, तो वो पड़ रहा है क्या जो कहने वाला चाहता था, या कुछ और पड़ रहा है। और हम फिर से जाएंगे इस संभावित वक्तव्य की तरफ जिसमें नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि प्रियंका गांधी उनकी बेटी की तरह है, पर सचमुच उन्होंने क्या ऐसा कहा था? We'll talk about it right after this break. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में जो बातें निकल रही हैं वो तिल हैं कि उसका ताड़ बनाया जा रहा है, या सचमुच में वो कोई पर्वत है। अंग्रेजी भाषा को लेते हुए चलें तो माउंटेन और मोल हिल, दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग टुडे। और ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया, उसके कुछ अंश संपादित कर दिए गए थे और अखबारों में यह खबर आई कि उसमें से एक अंश वो भी था जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रियंका गांधी उनकी बेटी की तरह हैं। इस पर चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने तो कह दिया कि वो बेटी की तरह है, पर प्रियंका को यह सुनना शायद अच्छा न लगे। तो शब्द चिदंबरम के अंग्रेजी में थे, कुछ अलग रहे होंगे, भाव यही था। इस पर प्रतिक्रिया प्रियंका की जब ली गई रिपोर्टर्स द्वारा, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ने यह बताया कि ये सुनकर प्रियंका बहुत खफा है और उनको बड़ा गुस्सा है, और उन्होंने अपनी एसयूवी से निकलकर थोड़ा तमक कर ऐसा कहा कि वो राजीव गांधी की बेटी हैं। बहरहाल ये जो सारा संदर्भ है, इसके बारे में हमारे पैनलिस्ट क्या सोचते हैं ये जानने की तरफ बढ़ते हुए मैं सबसे पहले अब हमारी डॉक्टर मीना जी से पूछ रहा हूं कि ये जो हिंदी भाषा के मुहावरे होते हैं उनको लिटरली ले लिया जाने का एक प्रचलन सा राजनीति में दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है? ये तो हमारी संस्कृति है कि अगर हम किसी को भी कभी मिलते हैं, सड़क पे भी मिलते हैं, तो वी ऑलवेज रिलेट देम, राइट, कि ये मेरे फादर जैसा है या मेरी मदर जैसा है। तो आई थिंक जब मोदी जी ने बोला होगा तो आई थिंक कि उनका कुछ अच्छा भाव रहा होगा कि जब उन्होंने बोला कि वो मेरी बेटी जैसी है, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। एंड आई थिंक इट वाज वेरी नाइस गेस्चर फ्रॉम हिम टू से दैट। तो ये तो बात है जो काफी भारतीय शायद सोच रहे होंगे कि ये नाइस जेस्चर था, पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। तो ये एक अलग तरह की मिस्ट्री होगी कि ये बात निकल कर आई कैसे अगर कही नहीं गई थी। तो मिस्ट्री बहुत सारी बातों की है और उसमें से कुछ बातों की हिस्ट्री भी है जो वक्तव्य के साथ कुछ चुलबुलापन भी लेकर रखती है अपने साथ। मैं अशोक सिंह जी कुछ ऐसे वक्तव्य संकलित करके हमारे साथ लाए, आप पहले उस तरफ बढ़े, फिर हम ताजा बातों की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस पे थोड़ा सा मैं और ऐड जोड़ते हुए कहूँगा कि अगर वो कुछ और कहते मेरी बेटी जैसी नहीं है, तो मैं इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं देखता हूँ। अगर वो ऐसी बात कहते हैं कि वो मेरी बेटी जैसी हैं, तो वो इज्जत देने वाली बात है, क्योंकि जैसा एक जो भाव बताया उन्होंने, अगर वो कहते हैं कि मेरी प्रेयसी जैसी हैं, तो बहुत गलत बात हो जाती ना, उस पर तो बहुत ही बवाल हो जाता है, भाई ये तो गलत बात हो गई। तो मेरे ख्याल से जो कहा गया है, कहा है या नहीं कहा है वो अलग बात है, लेकिन जो भी सामने लाया गया है, मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं दिखाई पड़ती। बिल्कुल।
और जो आप कुछ संदर्भों की या कुछ ऐसी बातों की बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअली मैंने एक कविता भी लिखी थी इस पर बात कहने पर, तो कविता की बात जब आएगी तो कविता सुनाएंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी जब हमारे केजरीवाल साहब जो बोल रहे थे साहब कि सरकार बनाते समय तो उन्होंने जनता से पूछा और छोड़ते समय उन्होंने किसी से नहीं पूछा। तो बात यह कि जब उनके लिए किसी और ने बोला कि भाई आपने प्रधानमंत्री का जो है मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ दिया, तो अपने डिफेंस में ये साहब बोले कि कुर्सी ही तो छोड़ी है, कोई लड़की तो नहीं भगाई है। क्या बात। तो इसकी एनालिसिस करने वाले बहुत सारे लोग थे कि भाई आपका मतलब क्या है, क्या कुर्सी छोड़ना लड़की भगाने से बड़ा अपराध है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरा पहलू उसका ये हो गया कि भाई क्या कुर्सी छोड़ना, कुर्सी जो जनता की बदौलत आपको मिली थी, तो सारी जनता को बेवकूफ बनाना एक लड़की को बेवकूफ बनाने के मुकाबले ज्यादा आसान है कि भाई आप लड़की भगा के ले गए तो उसके लिए उसमें आपको विश्वास जगाना पड़ेगा, तभी तो आपके साथ भाग के जाएगी। तो मतलब कुर्सी छोड़ना ज्यादा आसान था, लड़की भगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे तो आपने जो लड़की की बात करी, इससे लड़की तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक नायिका के रूप में प्रीति जिंटा की अपनी एक पहचान है, और हाल ही में हमने उनको देखा अखबारों में एक ऐसी शख्सियत के रूप में जो वाराणसी गई और धार्मिक ढंग से जो तिलक और माला इत्यादि पहना जाता है वो, और वाराणसी में कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद फिर से उन्होंने ये बात घोषित की कि वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखें, और उन्होंने ये दोहराया कि 7 साल पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। और पहले कुछ खबरें ऐसी आई थी कि वो मुंबई से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बनने वाली हैं, जो निश्चित रूप से एक गलत खबर साबित हुई, और उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी की ओपन कैंपेन करने भी नहीं जाएंगी, बट दिस इज हर इंडिविजुअल वे ऑफ एंडोर्सिंग नरेंद्र मोदी। तो अभी जो चर्चा शुरू होती है, जहां भी बात हो रही होती है, कहीं ऐसा लगता है कि सब विपक्ष के तो नहीं कहना चाहिए, सत्ताधारी नेताओं में ये एक प्रतिस्पर्धा सी है कि कौन कितनी ज्यादा ऊंची सी गाली या आलोचना नरेंद्र मोदी की कर सकता है। तो जगजीत जी, आप इतने समय से देखते रहे भारतीय राजनीति को, ये कुछ अजीब सा एक मंजर है भारतीय राजनीति का। ये शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जो मेरी पार्टी है, पिछले 10 साल से शासन में रही है, और मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सब सोचकर और ये देखकर कि 10 साल शासन करने के बाद क्या हमारे पास कुछ ऐसा जनता को बताने के लिए नहीं है कि हमारे पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये गलत किया, मोदी को इसमें सजा मिलनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। मोदी न हुआ क्या बड़ा भारी हवा हो गया? भाई आपने 10 साल शासन किया है, आपके पास बहुत सारे ऐसी चीजें होनी चाहिए, आप अपनी बात रखो जनता के सामने। दूसरा क्या है नहीं है ये जनता को जज करने दो, आप अपनी अच्छाई रखें, बात खत्म। तो ये अच्छाई रखने के साथ बात खत्म होने वाली बात है, उस संदर्भ में मुझे याद आता है आज ही ये घोषणा हुई है कि सरकार ने ये निर्णय लिया है 16 मई से पहले वो एक जज नियुक्त करेंगे जो जांच करेगा कि स्नूप गेट, अब ये स्नूप गेट क्या है, इसके बारे में क्या हमारे संजीव जी जानते हैं? ये स्नूप गेट शब्द बहुत चल रहा है आजकल भारत में। नहीं, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी आज सुबह ही आज तक पर मैं देख रहा था कि इसके बारे में वो कह रहे हैं कि 15 से पहले एक जज की नियुक्ति होगी, उससे पहले हम क्या करेंगे कि फैसला भी कोशिश करेंगे कि आ ही जाए। तो ये एक एंटी मोदी आप कह सकते हैं कि एक वार्तालाप जो चल रहा है कि कौन किसको कितनी बड़ी गाली दे सकता है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल वे में गाली देना ही है कि अगर मोदी की वेव चल रही है तो हम उसको किस तरह से रोक सकते हैं। अभी 2 चरण बाकी हैं, अभी हिंदुस्तान में जो सत्ता के इलेक्शन हो रहा है, तो दे जस्ट वांट टू प्रूव दैट कि मोदी इज रॉन्ग, दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट।
तो ये मैं आपसे निवेदन ये भी कर रहा था कि आप बता दें, हमारे कुछ दर्शक शायद जानते ना हो कि स्नूप गेट क्या है। डॉक्टर मीना, आप परिचित होंगी स्नूप गेट क्या ये करेंसी है इस टर्म की इन दिनों? अशोक जी जवाब देंगे। तो बहरहाल मैं आपको बता दिया चलता हूं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने किसी महिला अधिकारी के फोन टैप करवाए, उनके जांच करने के लिए या उनके बारे में मालूमात करने के लिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। मोटा मोटी इस तरह माना जा सकता है बात को। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ना उस महिला ने इसके बारे में कोई शिकायत दर्ज की है, ना उनके परिवार वालों ने कोई शिकायत दर्ज की है। सचमुच क्या हुआ है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते हैं। पर जो हमारे कानून मंत्री कपिल सिब्बल जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। और बल्कि उन्होंने गुजरात में जाकर यह भी कहा कि उनके पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अन्य मामले में क्लिंचिंग एविडेंस है। तो हमारे सामने ये सवाल भी आता है जगजीत जी कि अगर एक ऐसा शख्स जो कि कानून मंत्री के रूप में भारत सरकार को सेवाएं दे रहा है, उसको यदि तथ्यों का, एविडेंस का पता है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप कांग्रेस के होने के नाते क्या महसूस करते हैं? देखिए, मैं भी वही महसूस कर रहा हूं जो आप महसूस करते हैं और जो आम जनता महसूस करती है। आम जनता का इस पर यही रिएक्शन होना, स्वाभाविक सा रिएक्शन होना है कि अगर आपको सब कुछ पता है और आपको सब कुछ मालूम है और क्लिंचिंग एविडेंस है तो आप आज तक क्यों चुप थे? ये 15 मई के पहले ही स्नूप गेट का जज एक बिठा दिया जाएगा, ऐसा क्यों? ये कांड काफी समय पहले का है और पहले का है तो उसी समय एक जज बहाल होना चाहिए था अगर सीरियसली आप कर रहे थे। और इससे जनता में लगता है कि शायद आप द्वेष की भावना से कोई कदम उठा रहे हैं। कोई राजनीतिक इसमें चीज नहीं है, एक द्वेष की भावना है कि शायद राजनीति और चुनाव के मैदान में हम अच्छे खिलाड़ी अगर नहीं साबित हो पा रहे हैं तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो क्या ये जो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, और डॉक्टर मीना राजनीति में किसी भी तरफ अगर आप का विशेष रुख न भी हो, तो आपको क्या लगता है इस तरह के जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उनका मतदाताओं पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? आई विल से यस और नो। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे, राइट, तो इंसान जो है जी कहें। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड टू से दिस इज वेरी बिग स्टेटमेंट टू आंसर। तो मुझे लगता है कि जैसे जो सारी स्टेटमेंट्स आती हैं, राइट, तो मतदान पे फर्क तो पड़ता ही है उन लोगों पे जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जो कि भेड़ चाल में चलते हैं, पर जो मतलब इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये नहीं जिनके पास डिग्रियां हैं, जब पढ़े लिखे हैं, पर जो पीपल हु नोज, राइट, कि क्या हो रहा है, मतलब कि बिहाइंड द डोर क्या हो रहा है, तो उन पे शायद फर्क नहीं पड़ता है। पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इंटेलेक्चुअली मतलब दे आर नॉट देयर, तो वो तो जो नेता बोलता है they just follow them. So I think उन लोगों पे ये फर्क पड़ता है। और हमारे हिंदुस्तान में हमारी काफ़ी ऐसे जनता हैं जो कि उनका जो भी लीडर है they follow them. So I think it will make some difference to those kind of. तो डिफरेंस जो है वो बहुत सारी बातों का पड़ता है, उसमें इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप कौन सी बातें सुनते हैं, वो आपकी संवेदना को कहाँ छूती हैं। उसके लिए जो मन के स्तर पर परिष्कार है वो लाने में कहीं ना कहीं कविता अपनी भूमिका निभाती है। तो ये जो अगला वाला हमारा अंतराल ब्रेक का होने वाला है, उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन की जो न्यूयॉर्क वासियों के लिए आयोजित होने वाला है। और उस दिन सेवा की दृष्टि से भी एक विशेष आयोजन हेल्थ फेयर का होगा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। पर उस तरफ जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने 24 अप्रैल को मतदान होने के बाद, जो कि जामनगर से खड़े हुए विक्रम मॉडम, और उनके अपोजिशन में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी पूनम मॉडम, ये शायद उच्चारण कुछ अलग हो, अंग्रेजी में MADAM कहीं लिखा था, तो इनका ये बिना परिणाम आए घोषित कर देना कि मैं 20,000 वोट से हार जाऊंगा, तो कई तरह के प्रश्न खड़े कर देता है। ये क्या कांग्रेस अपनी हार मान रही है? वो अपने आप में एक बाकी जगह जहां चुनाव अभी तक नहीं हुए तो उनके मनोबल को गिराने वाली बात हो सकती है। पर जगदीश जी आप बताएं, ये 20,000 तक के फिगर तक पहुंच कैसे सकते हैं?
देखिए, चुनावों में मैंने बहुत सारे चुनावों को देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है, और मैंने हमेशा ये देखा है कि चुनाव में जो, अब तो वो चीज़ नहीं रही, जैसे पहले बूथ लूटने की एक परंपरा होती थी उत्तर भारत में, खासकर बिहार में खास करके होती थी, और उत्तर भारत में पूरे नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट में होती थी ये चीज़ें। तो जो पार्टी सबसे पहले कंप्लेन करता था कि अपोजिशन वाले, उसके खिलाफ वाले ने इतने बूथ लूट लिए या एक भी बूथ लूट लिया, हम लोग बड़े आराम से कह देते थे कि ये चुनाव हार गया, क्योंकि जो चुनाव हारने वाला होता है वही कंप्लेन शुरू करता है। तो आज के तारीख में देखें, शायद इनको एहसास हो रहा होगा, लेकिन इतने तरीके से ये सेफोलॉजी से भी बहुत आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि 20,000 से शायद हम हार जाएंगे। तो मुझे नहीं पता उनकी क्या, मतलब कौन से स्टैटिस्टिक्स से उन्होंने कैसे ये जांच कर लिया। और अब ये थोड़ा सा हास्य का सहारा लेते हुए बात करें तो उन्होंने ये जब घोषणा की तो ये सोचा कि क्या सोचकर उन्होंने घोषणा की कि अगर हम शोले फिल्म से हैं तो क्या सरदार बहुत खुश होगा, मतलब कांग्रेस वाले आला कमान ये सुनकर क्या सोचेंगे। बहरहाल बातचीत इतनी सारी हमारे पास होती है और इतनी तेज रफ्तार से वक्तव्य के प्रति वक्तव्य हमारे पास आ रहे हैं कि हम उनकी अगर विश्लेषण करने बैठे तो हमारा जीवन शायद कम पड़ जाए। पर फिलहाल कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं आपसे। स्टे विद अस, वी विल बी विद यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति की कुछ ऐसे संदर्भों को लेते हुए जिनमें बात को छोटी से बड़ा बनाया गया या वो सचमुच बड़ी बात थी। इंडियन पॉलिटिक्स जो डायलॉग हो रहे हैं वो माउंटेन जैसे हैं या मोल हिल है, तिल का ताड़ बनने वाली स्थितियों की तरफ नजर करते हुए अब हम बढ़ने वाले हैं एक ऐसी बात की तरफ जिसका संबंध सिर्फ बात से तो है लेकिन बहुत सारी बातों से है। पर मैं जहां वक्तव्य की बात करता हूं वहां पर दिग्विजय सिंह जी ने यह कहा कि उन्होंने अपने संबंध को छुपाया नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहादुर हैं, करेजियस, अंग्रेजी में कहा करेजियस हैं, और मोदी की तरह अपने संबंधों को छुपाते नहीं हैं। तो ये जो संदर्भ यदि आपको पता नहीं है तो कुछ समय पूर्व ये प्रकट हुआ कि ये कांग्रेस के 67 वर्षीय जो नेता हैं उनके किसी टीवी एंकर, जो राज्यसभा टीवी के एंकर हैं, उनके साथ संबंध है और उन्होंने अपना डिवोर्स फाइल कर दिया है। न जाने कैसे इन दोनों के कुछ ऐसे चित्र जो और किसी को नहीं देखना चाहिए उसको पूरे भारत ने देख लिए, क्योंकि वो किसी ने ट्विटर पर लगा दिए, फिर लोग उसको फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति। बहरहाल उससे बाहर आने के लिए डिग्निफाइड वे में उन्होंने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के साथ जो उन्होंने बात कही है उस पर मैं अपने पैनल से थोड़ी सी टिप्पणी चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं करेजियस हूं, अपने संबंध को स्वीकारता हूं, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं हूं। अब इस बात में अशोक जी, नरेंद्र मोदी को लाने की क्या आवश्यकता हुई? बात वही होती कि भाई एक जो आजकल तो ये हालत है कि बात तुम पे ही खत्म होती है, हमसे चाहे किसी की बात करो। तो आजकल राजनीति का माहौल ऐसा बना हुआ है कि भाई हर बात ले देकर नरेंद्र मोदी तक चली ही जानी चाहिए। तो हमारे जो दिग्विजय सिंह साहब हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ किया है, वक्तव्य देने में काफ़ी आगे रहते। इसके पहले भी जो एक सांसद मीनाक्षी नटराजन थी जी, उनके लिए भी इन्होंने एक ऐसी बड़ी ही करारी बात बोली थी, और उनका कहना था कि मैं पुराना जौहरी हूँ और यह मतलब मीनाक्षी नटराजन 100 टन यानी कि एकदम खरे सोने जैसा माल हैं। अरे ऐसा वक्तव्य हमारे ये दिग्विजय सिंह साहब ने दिया था। तो कोई आज की बात नहीं भाई, आपकी ज़बान चलती है, आपकी नज़र ऐसी है और आपकी सोच ऐसी है और आपके काम भी ऐसे हैं। जब आप पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की तरह छुपाता नहीं हूँ। और जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया गया है उसका एक ही मतलब है कि उनकी पत्नी थी और उन्होंने ये बात छुपाई है। पर दोनों संदर्भ एकदम अलग अलग तरह, दोनों संदर्भ बिल्कुल अलग हैं और उनका एक दूसरे से लेना देना नहीं है। सो ये बात गलत है। आप अपने डिफेंस में जो कहना है कहिए, आप ये मत कहिए कि मैं संजीव के या अशोक जी जैसा नहीं हूं या मैं जगजीत जैसा नहीं हूं, वो गलत तरीका है।
तो कौन सा तरीका सही और गलत है, इसका निर्णय जनता जब अपने मतदान के द्वारा करेगी। वो तो समय बहुत जल्दी हमारे सामने खुलने वाला है कि जनता ने क्या निर्णय लिया है। पर एक क्रूशियल इलेक्शन के रूप में ये चुनाव देखा जा रहा है, और आपको क्या आशाएं हैं इसके बाद में। विशेष करके मैं यहाँ से बात लेना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे वक्तव्य आए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा अबू आजमी जी ने कि अगर कोई समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है तो उसका डीएनए चेक करेंगे तो वो मुसलमान नहीं है। अब ये मुसलमान है कि नहीं है, उसका डीएनए क्या है, उसका समाजवादी पार्टी को वोट देने से संबंध, ये कैसा वक्तव्य आपको लगता है संजीव? ये असल में होता क्या है जी कि जब इलेक्शंस हमारे आते हैं, जब चुनाव होते हैं, तब हर एक पार्टी धर्म के नाम पे वोट बटोरना चाहती है। कोई कहता है कि मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, पंजाब की बात ले लीजिए, या आप यूपी की सबसे बड़ी स्टेट है और सबसे ज़्यादा एमपी वहीं से आते हैं, तो आप वहाँ की बात ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में एक कांग्रेस के एमपी के उम्मीदवार ने ये बात कही थी, वो चर्चा का विषय बनी रही। वो भी सिर्फ धर्म के ऊपर ही थी, मुसलमानों के ऊपर थी या हिंदुओं के ऊपर थी। या आप कह लीजिए कि राम मंदिर का चर्चा चली थी, वो भी इसी के ऊपर चली थी। 5 साल वोट लेने के बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम आपके लिए तो नहीं, यहां से थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाना चाहूंगा आपको कि व्हाई नॉट वी आर गोइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि हमें कंट्री को कहां लेके जाना चाहिए, हमारी जीडीपी क्या होनी चाहिए, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की क्या पोजीशंस होनी चाहिए, हमारे बच्चों की एजुकेशंस का क्या करना है, यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। व्हाई नॉट वी आर टॉकिंग ऑन दैट थिंग्स, व्हाई वी आर गोइंग ऑन द religion? It does not make sense for us, but if it makes sense for them, good luck for them. So which good luck that you have said for them, that includes us also in some direct, indirect. So good luck for all of us. And when I say all of us, I am not confining it to people of Indian origin, because India happens to be a country which we have always said has taught the message of peace, or shared the message of peace to the world. And even now, in spite of all this material prosperity and everything, people still go to India with their spiritual quest, and many come out fulfilled with some enriching insight. You wanted to add to this, Jagdish? अशोक जी, एक छोटी सी चीज, हिंदुस्तान अब वो नहीं रहा। आज के तारीख में हिंदुस्तान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, उसके पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हिंदुस्तान एक तरफ तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ हम देखें तो हिंदुस्तान में तकरीबन 70% लोग शौचालय के लिए मैदान में जाते हैं। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और उसकी व्यवस्था न होने के कारण उसका एनवायरमेंट पर और हर स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, ये सब हमें डेवलपमेंट के आगे बढ़ते हुए, ये किसी पार्टी ने इन सभी चीजों पर कोई चर्चा नहीं की है पूरे चुनाव में। तो मैं आपकी अनुमति से चर्चा को थोड़ा सा मोड़ देते हुए इन पंक्तियों की तरफ जाना चाहता हूं, जो किन की हैं ये हमें अशोक सिंह जी बताएंगे। पंक्तियां हैं, वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है, मैं जब भी तन्हा होता हूं मुझे घर याद आता है। तो ये बात कहने के साथ साथ एक और इनकी 2 पंक्तियां मैं अशोक जी तक बात पहुंचाने से पहले जोड़ना चाहता हूं। असर बुजुर्गों की नियामत का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। तो ये जिनकी पंक्तियां हैं वो कवि 2 और कवियों के साथ आ रहे हैं, और 10 मई को न्यूयॉर्क में आप उनको सुनने का लाभ ले सकते हैं। अधिक विवरण आप बताएं। ये जो पंक्तियां आपने बोली हैं, इनकी संवेदनाशील और रिश्तों को इतनी अच्छे से समझने की, बारीकी से परख सकने की क्षमता ने इन साहब को रिश्तों का कवि जैसा टाइटल दिया, खिताब दिया हुआ है। और इनकी जो एक और 2 लाइन में पढ़ना चाहूँगा, जो उन्होंने अम्मा जी और बाबू जी पर लिखे थे, दोनों अलग अलग कविताएं हैं, और ये बात हर एक कोई नोटिस करेगा। मैं 2 लाइनें पढ़ता हूँ कि
घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। क्या बात है। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। क्या बात है, क्या बात है। अम्मा की वजह से कभी कुछ कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं पाई, बहू बेटा और भाई इसी सबको सारा कुछ अम्मा का काम था। और बाबूजी के ऊपर लिखा था उन्होंने ऐसी 2 लाइन जो बहुत ही मशहूर हुई थी। तो ये साहब को एक और खिताब मिला हुआ है कि इनको बोलते हैं जूनियर दुष्यंत कुमार। क्या बात है। अच्छा जी हाँ, तो ये इतने 40-42 साल के हैं और इतनी अच्छी गज़लें लिखी हैं। इनके साथ में जो 2 और कवि आने वाले हैं उसमें एक इनका नाम है आलोक श्रीवास्तव, और इनका जो लिखा हुआ गीत था उस पर एक एल्बम जो अनुष्का शंकर ने बनाया था वो ग्रैमी के लिए भी नॉमिनेट हुआ। बिल्कुल सही बात आपने बोली। और इनके साथ जो एक दूसरे 2 कवि लोग आ रहे हैं, एक साहब हैं प्रदीप चौबे जो कि थोड़े से भारी भरकम दिखते हैं, शायद हो नहीं, और उतने ही सूक्ष्म सर्वेश अस्थाना जी हैं। तो ये सर्वेश अस्थाना जी, आलोक श्रीवास्तव जी और चौबे जी, प्रदीप चौबे जी। तो इन तीनों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो कौन सी जगह पर? 10 मई को। ये 10 मई को PS 115 का जो ऑडिटोरियम है, ये हमारा 261 स्ट्रीट और 80th एवेन्यू में ये स्कूल है। 6 बजे शार्प, 6 PM शार्प, सैटरडे मई द 10th। और अधिक जानकारी कोई वेबसाइट या फोन नंबर? इसका जो है www.hindi.org, वहाँ पर है इसकी जानकारी। तो ये मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ अशोक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, क्योंकि यहाँ संस्कारित करने वाले कवियों का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पर सौभाग्य का एक लक्षण होता है अच्छा स्वास्थ्य, और अच्छा स्वास्थ्य बना रहने के लिए समय समय पर यदि मुफ्त में जांच करने का अवसर कोई हमें सुलभ करा देता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो एक संगठन है जिसका नाम है साउथ एशियन फॉर एम्पावरमेंट। तो जगजीत जी आप बताएं कि क्या हेल्थ फेयर आयोजन आप कर रहे हैं? हम लोगों ने तय किया है कि मुफ्त में लोगों की बहुत तरह की जांच हो, और ये हम लोग 10 मई को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। और ये कार्यक्रम है लेफर्ड्स पब्लिक लाइब्रेरी में, जो कि लिबर्टी और 101 एवेन्यू के दरमियान है, बीच में है, और रिचमंड हिल क्वींस के इलाके में पड़ता है। और यहाँ ये सारी चीजें होंगी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं और इन्होंने ही जिम्मा ले रखा है सारी चीजों को व्यवस्थित करने का। तो ये इस बारे में तो जरा विस्तार से बताएं। बहुत संक्षेप में डॉक्टर मीना आप कुछ बताएं। उससे पहले मैं बता दूं कि स्क्रीनिंग होने वाली है फ्री में, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हियरिंग, विजन, आर्थराइटिस, मैमोग्राम, फिजिकल थेरेपी, और कई वर्कशॉप भी आयोजित हो रही हैं। न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक फूड, योगा, आयुर्वेदा, चाइल्ड ऑटिज्म, HIV, एड्स, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, और ये सब हो रहा है 10 मई को 10 से 4 के बीच में लेफर्ड्स लाइब्रेरी में। तो डॉक्टर मीना, ये जो आयोजन हो रहा है इसका आयोजन करना कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या अपेक्षा आपकी हमारे दर्शकों से है? जी, so being doctor in this country for a long time now, और being from that community also, South Asian and minority, तो जब हमारे देशवासी यहाँ पे आते हैं तो कई हम मुश्किलें फेस करते हैं। पहली बात है कि कई बार हम 30% पीपल दे डोंट हैव द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है, उनको पता नहीं कि जाना कहाँ पे है, क्योंकि कल्चरल बायस है वहाँ पे और लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे। कई बार लीगल स्टेटस नहीं है, तो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम ER में इमरजेंसी रूम में जाएंगे या डॉक्टर वहाँ इमरजेंसी में जाएंगे तो क्योंकि हमारे पास लीगल स्टेटस नहीं तो हमको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जब तक वो सही में डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। और कई डिजीज़ हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुई, कैंसर हुआ, जो कि हमारे बीइंग साउथ एशियन वी आर एट द हाई रिस्क। तो वी नीड टू हैव द राइट इंफॉर्मेशन कि कब जाना है, कहाँ जाना है और क्या पूछना है। तो इन सब के लिए एज ए सेफ, दैट इज साउथ एशियन एम्पावरमेंट ग्रुप, वी आर डूइंग द हेल्थ फेयर दैट इज गोइंग टू बी ऑन 10th मई, लेफर्ड पब्लिक, जैसे कि जगजीत सिंह जी ने बोला है। तो जगजीत सिंह जी का और ये साउथ एशियन फॉर एम्पावरमेंट से संबंधित संजीव जी का
और इनके सभी सहयोगियों का मैं विशेष रूप से समुदाय की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस तरह के आयोजन जिसमें लोग फ्री में आकर न केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकें बल्कि कुछ सेवाओं का भी उन्हें लेने का लाभ मिल जाए। समय की सीमा है, पर मैं एक नंबर आपको बताना चाहता हूं 7187953603 पर आप संपर्क करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर दोहराना चाहता हूं 10 मई की शाम को सजने वाला है एक विशेष कवि सम्मेलन और जिसकी चर्चा हमने की। आलोक श्रीवास्तव, सर्वेश अस्थाना और प्रदीप चौबे वहां पर आ रहे हैं और उसके बारे में भी आप अधिक जानकारी हिंदी नंबर दे दीजिए 347 6106। तो दोनों बार आपने ये नंबर सुना, आप इसको याद रखें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हमारे लिए जो आभार है उसको भी याद रखते हुए अपने वीकेंड को मंगलमय बनाएं। और सोमवार को आपसे फिर होगी मुलाकात। अशोक जी, डॉक्टर मीना, जगजीत सिंह जी और संजीव जी का बहुत बहुत आभार स्टूडियो आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। शुभ रात्रि।